नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह मोहल्ले के गुंडे किसी विधवा या बुजुर्ग के मकान पर कब्जा कर लेते हैं, किसी को कमज़ोर पाकर उसको मकान से बेदखल कर देते हैं, क्या इसी तरह आजकल देश की राजनीति चल रही है? जो नेता कमज़ोर हैं, जिनकी पार्टियां कमज़ोर हैं, क्या उनको इसी तरह से तोड़ा जा रहा है, उनकी पार्टियों को हड़पा जा रहा है? अब ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ ठोस सबूत देने जा रहा हूं। अब इस दौर में मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे शरद पवार, जब इनकी उम्र 83 साल की हुई, कुछ स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रहने लगा, उसी वक्त इनकी पार्टी पर हमला किया गया, तोड़ दिया गया उसको। उद्धव ठाकरे वैसे तो जवान है, लेकिन जब ये बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, आईसीयू में भर्ती थे, जिस वक्त ये आईसीयू के बेड पर थे, उसी वक्त ठाकरे की पार्टी पर हमला किया गया, घात लगा के हमला किया गया और पार्टी तोड़ दी गई। अब मिसालें तो बहुत हैं, एक ताज़ा मिसाल देता हूँ। नवीन पटनायक साहब, द किंग ऑफ उड़ीसा, कई बार के मुख्यमंत्री, जब ये ज़्यादा बीमार रहने लगे और उम्र भी बढ़ती रही, तभी इनकी पार्टी पर डोरे डाले गए। और आज की तारीख में उड़ीसा में बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी एक तरह से खत्म कर दी गई है। महाराज चाणक्य का है, बीजेपी का है। और पटनायक की तरह ही बढ़ती उम्र और कमज़ोर होता स्वास्थ्य, सेहत, क्या अब इसको लेकर जो अगला निशाना है, अगला जो टारगेट है, वो नीतीश कुमार हैं? और क्या नवीन पटनायक की तरह नीतीश कुमार की पार्टी हड़पने की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को निपटाने की? अब दोस्तों, चौंकिए मत, ऑपरेशन नीतीश कुमार शुरू हो चुका है। दिल्ली में ऑपरेशन नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि बीजेपी के पूर्व विधायक, एमएलसी, आरएसएस विचारधारा से जुड़े हुए और अमित शाह के बेहद करीबी संजय झा साहब, जी हाँ, संजय झा साहब, कंफ्यूज मत होइएगा, बीजेपी में इस वक्त नहीं, इस वक्त ये जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन बीजेपी में थे, आरएसएस के थे, अरुण जेटली के साथ थे, अमित शाह के हैं। इनको आज जेडीयू का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। यानी नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 जनता दल यूनाइटेड में नंबर 2 अब संजय झा हैं। और आप कह सकते हैं कि अमित शाह के करीबी आदमी को आज नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी सौंप दी, अमित शाह के करीबी को, चाणक्य के करीबी को। और इस फैसले को लेकर जेडीयू के जो मुस्लिम विधायक हैं, जेडीयू के जो मुस्लिम नेता हैं, जो सेकुलर नेता हैं, जो समाजवाद में भरोसा रखते हैं, उनमें हड़कंप है कि होने क्या जा रहा है। और बहुत से लोग दबी जुबान में दिल्ली में जहां मीटिंग हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहां कह रहे थे कि लगता है गेम ओवर होने जा रहा है नीतीश बाबू का। अब संजय झा साहब अरुण जेटली के चेले थे, बीजेपी में थे, बीजेपी के विधायक थे, ये किस तरह जेडीयू में आए, किस तरह नीतीश कुमार के साथी बन गए, ये तो आगे एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन लब्बो लुआब ये है कि पिछले 2 वर्षों से संजय झा साए की तरह नीतीश कुमार के साथ रह रहे हैं, साए की तरह, शैडो। और लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से, लालू के दामन से छुड़ाकर, इंडिया अलायंस से छुड़ाकर एनडीए में जो फिर से ले गए, जो शख्स ले गया नीतीश कुमार को, जो पाला बदलवाया, संजय झा ही था। हाँ, संजय झा वो शख्स थे जो नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से एनडीए में ले गए, सूत्रधार को एनडीए में ले गए, मोदी के पास ले गए। तो ज़मीनी सच्चाई यह है कि आज की तारीख में संजय झा नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता हैं, व्यक्ति हैं। या यूं कह लीजिए कि मोदी जी और नीतीश कुमार के बीच में पुल हैं, बीजेपी और जेडीयू के बीच में पुल हैं। और जितने भी फैसले, ऐसा लोग कहते हैं कि जितने भी फैसले नीतीश कुमार लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीशंस लेते हैं, उसमें संजय झा की जो सलाह है बड़ी अहमियत रखती है।
एक बार नीतीश कुमार लल्लन सिंह की बात ना माने, किसी और की बात ना माने, संजय झा की बात जरूर मानते हैं। ये अहमियत संजय झा की है, इसीलिए उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। और कहने वाले आज ये कह रहे थे कि साहब नीतीश कुमार का जो रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल वो नीतीश कुमार के पास नहीं है। नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल, ऐसा लोग कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल संजय झा के पास है और संजय झा का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास है। नीतीश का रिमोट संजय के पास, संजय का रिमोट शाह के पास। कहानी अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों, आज अगर मैं बिहार के हालात देखूं, नीतीश कुमार के हालात देखूं, उनके पार्टी के हालात देखूं, उनके फैसले देखूं, तो दो ही सवाल बनते हैं, टू बिग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि आने वाले दिनों में नीतीश बाबू का क्या होगा, और सवाल नंबर 2, आने वाले दिनों में 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में जेडीयू का क्या होने वाला है। क्या जेडीयू सलामत रहेगी, सुरक्षित रहेगी, बरकरार रहेगी, या फिर जेडीयू टूट जाएगी। सेकुलर इधर, आरएसएस के लोग इधर, संजय झा की टीम इस तरफ, बाकी टीम उस तरफ, जेपी के चेले एक तरफ, आरएसएस के चेले एक तरफ। क्या जेडीयू का ये हाल होगा? 12 सांसद हैं, या फिर जेडीयू मर्ज हो जाएगी। वैसे एक चीज बता दूं, अमित शाह को एक एक सांसद की बड़ी जरूरत है, बहुत जरूरत है। उन्हें इस वक्त एक एक सांसद की अहमियत मालूम है, क्योंकि बीजेपी अल्पमत में है, 240 की संख्या पर है, 32 कम है बहुमत पर पहुंचने के लिए। तो अमित शाह के लिए जहां एक एक सांसद जरूरी है, वहां पर जेडीयू के इन 12 सांसदों का आगे क्या होगा? सलामत रहेंगे या बिखर जाएंगे या मर्ज हो जाएंगे? दोस्तों, नीतीश बाबू का क्या होगा, जो सवाल है, पार्टी का क्या होगा, अमित शाह का पैतरा क्या होगा अगला, वो क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, नीतीश बाबू कितना रेसिस्ट कर पाएंगे इस दबाव को मोदी और शाह के। मुझे लगता है कि आज के एक्सपर्ट्स को आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान की सियासत में जो सबसे बड़ी उलट फेर हो सकती है, या जिसकी आज शुरुआत हो गई, होने क्या जा रहा है, पिक्चर कैसे बदलने जा रही है। क्या मोदी के पक्ष में संख्या होगी या फिर उसका उल्टा होगा? नीतीश कुमार अभी भी कुछ सोच सकते हैं, पलट सकते हैं, क्योंकि पलटने के वो आदी हैं। क्या होगा? 2 खास मेहमान हैं, अशोक वानखेड़े हैं, जो संजय झा को भी समझते हैं, नीतीश कुमार को भी समझते हैं, अमित शाह को भी समझते हैं, मोदी का खेल भी समझते हैं और बेबाक बोलते हैं। अशोक वानखेड़े होंगे। अभिषेक कुमार को इसलिए आज फिर मैंने बुलाया है, इन्वाइट किया है, क्योंकि बिना उनके बिहार की बात बनती नहीं है। तो अभिषेक कुमार को भी सुनेंगे, वानखेड़े जी को भी सुनेंगे, और इस तस्वीर को मैं चाहता हूं कि और ज़्यादा सफाई से और ज़्यादा बड़ी पिक्चर आप देख पाएँ, क्लियर पिक्चर आप देखें क्या होने जा रहा है हिंदुस्तान की सियासत में। चलते हैं फिर टाइगर और अभिषेक बाबू के पास। टाइगर, संजय झा आरएसएस के आदमी, बीजेपी के आदमी, अरुण जेटली की पाठशाला के होनहार छात्र, बीजेपी के एमएलसी रहे, बीजेपी की राजनीति करते थे। आज जेडीयू ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। जो संघ का आदमी है, जो बीजेपी का आदमी है, जो बीजेपी का एमएलसी है, जो अमित शाह की गोद में बैठा हुआ है, उसके हाथ में सारी की सारी जागीर सौंप दी जनता दल ने। ये क्या हो रहा है? क्या पटनायक जैसा हाल होने जा रहा है नीतीश कुमार का? क्या जेडीयू का हाल बीजेडी की तरह होने जा रहा है? ये तैयारियां क्या हो रही सर? दीपक भाई, ये जनता दल यूनाइटेड के अंत की शुरुआत है। अंत की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द एंड। बिगिनिंग ऑफ द एंड, अंत की शुरुआत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक मिला जुला मॉडल, ये आपने इसको पांड्यन के साथ जोड़ा, वो भी ठीक है। मुझे लगता है कि इसको आप शरद पवार के पार्टी के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जी आज उन्होंने एक स्टेटमेंट किया संजय झा ने कि अगला चुनाव जो है नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेगा। बीजेपी के कुछ 1-2 नेता ने जरूर कहा था कि ये हमारा मुख्यमंत्री अगली बार होगा, लेकिन वो टेस्टिंग स्टेटमेंट था। बीजेपी ऐसे स्टेटमेंट बीच बीच में छोड़ती रहती है, इसका रिएक्शन क्या आता है।
अगला चुनाव यकीनन संजय झा जैसे बोलते हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा, लेकिन चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, सवाल ये है। जी, लेकिन एक सवाल पहले, अभिषेक आने से पहले मैं एक सवाल टाइगर से पूछना चाह रहा हूँ। टाइगर, दिल्ली की सियासत आप बहुत गौर से देख रहे हैं। ये जो संजय झा साहब हैं, संजय झा साहब यूं तो आज की तारीख में वो जेडीयू के एमपी हैं राज्यसभा के, और आज उनको जो है उनके सर पे ताज पहनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष का। लेकिन हकीकत में मुझे ये बताइए, दिल से मुझे बताइए कि सच्चाई क्या है? पर्दे के पीछे संजय झा किसके आदमी? नीतीश कुमार के या अमित शाह के? अमित शाह के आदमी है। इंडिया गठबंधन की नींव किसने रखी? नीतीश बाबू ने। उसके पहले इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा किसने जोड़ा? नीतीश बाबू ने। इंडिया गठबंधन का शिल्पकार कौन? नीतीश बाबू। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा नाम कौन? नीतीश बाबू। वो क्यों गए? क्योंकि संजय झा ने हाथ पकड़ के ले गए। संजय झा इतने नजदीकी और इतने जरूरतमंद, मतलब जरूरत हो गए हैं नीतीश की व्यक्तिगत रूप से, कि वो संजय झा को किसी चीज के लिए मना नहीं करता। तो संजय झा ने कहा कि मुझे अध्यक्ष पद चाहिए, तो वो भी दे दिया। और कल संजय झा कहेंगे कि हम बीजेपी में मर्ज हो जाते हैं, तो ठीक है, बीजेपी भी मर्ज हो जाएगी पार्टी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, जनता भी जानना चाहती है। ठीक है, आपने तो पूरी पोथी खोल दी, पूरा का पूरा भानुमति का पिटारा खोल दिया आपने। मैं पिटारे की नहीं बात कर रहा, मैं मोटी मोटी बात टाइगर जानना चाह रहा हूं, जो सच्चाई के करीब होनी चाहिए, कि संजय झा का जो रिमोट कंट्रोल है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। अमित शाह नीतीश कुमार का रिमोट संजय झा के पास, संजय झा का रिमोट अमित शाह के पास। गंभीर आज का दिन दीपक भाई, चाहे हम बीजेपी को पसंद करें ना करें, आज का दिन बीजेपी का है। आज बीजेपी ने बहुत बड़ा स्कोर किया है। जनता दल यूनाइटेड अब बीजेपी से अलग नहीं होगी, इसकी गारंटी उन्होंने अपने पास रख ली है, अपने ही आदमी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। टाइगर, आज आप आतिशबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह आतिशबाजी नहीं, फैक्ट। आपने कहा सच्चाई के करीब होनी चाहिए, और आपके चैनल पे अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं हुई कि हमने कोई ऐसी हेयर से बात कही हो। नहीं, वो तो अभिषेक ने बहुत पहले बता दिया था कि संजय झा बड़ा खेल करने जा रहे हैं। संजय झा के बारे में अभिषेक मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। मैं जानता हूं आपके पास इंसाइक्लोपीडिया है, ऐसा कोई नेता नहीं बड़ा बिहार का जिसकी हिस्ट्री शीट, जिसकी पोथी, जिसकी सारा का सारा पिटारा आपके पास ना हो। बट मैं एक संक्षेप में जानना चाह रहा हूं, क्या संजय झा बीजेपी के आदमी के तौर पे जाने जाते हैं जेडीयू में? क्या उनको आरएसएस और बीजेपी का आदमी जेडीयू में समझा जाता है? नंबर एक। और अगर समझा जाता है तो क्या संजय झा का विरोध होता है? जो जेडीयू के सेकुलर लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, इस तरह के ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, जो जेपी के चेले हैं, क्या वो संजय झा का विरोध करते हैं? दीपक जी, संजय झा को कभी भी जेडीयू में जेडीयू का आदमी माना ही नहीं जाता है। अच्छा जी। संजय झा को हमेशा से भारतीय जनता पार्टी, भाई साहब ये बताइए, एक मिनट, सुनिए, बहुत जबरदस्त आपने कहा कि संजय झा को कभी जेडीयू का आदमी नहीं माना गया। अरे भैया, जिसको जेडीयू का आदमी नहीं माना गया उसको आप अध्यक्ष बना रहे हो। ही इज द किंग जेडीयू। तो उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के फैसले से पार्टी में खुश कौन है? नीतीश कुमार। आज की घटना मैं आपको बताता हूं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब मंच पर जो कुर्सियां लगी, कहा गया कि विजेंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक नेता, वरिष्ठतम विधायकों में से एक बिहार के, और कंटिन्यू मंत्री हैं 1990 से। विजेंद्र यादव को मंच पर आने के लिए कहा गया, विजेंद्र यादव मंच पर नहीं आए। ओहो। बहाना ये बनाया गया, कहा गया कि उनको शायद घुटने में दिक्कत है इसलिए वो ऊपर नहीं आ रहे हैं। और ध्यान रखिए, विजेंद्र यादव वही मंत्री हैं जिनके बारे में नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले कहा था, कुछ दिन पहले, कि वो कह रहे हैं कि हम मंत्री अब नहीं रहेंगे, बहुत दिन हो गया, अब छोड़ दीजिए हमको, तो आप चले जाइएगा तो हम भी छोड़ के चले जाएंगे। ये विजेंद्र यादव का सम्मान है नीतीश कुमार की नजर में। और विजेंद्र यादव मंच पर नहीं थे। आप फुटेज निकाल कर देख लीजिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंच पर नीतीश कुमार के साथ कौन कौन था। ललन सिंह थे, विजय चौधरी थे, ये सारे लोग थे। लेकिन जो लोग मंच पर थे, केसी त्यागी थे,
केसी त्यागी को अगर छोड़ दे तो मंच पर मौजूद लोगों में कौन संजय झा के एलिवेशन से खुश है, कौन उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले से खुश है? जरा ऑफ द रिकॉर्ड बात तो कीजिए, माइक हटा करके, कैमरा हटा करके, सारी बातें, सारी परतें खुलने लगेंगी। तो चलिए फिर जनता एक दल लाइन में यूनाइटेड को बीजेपी के हैंड ओवर करने का फैसला लोग इसे मान रहे हैं कि जैसे जैसे अमित शाह, जैसे जैसे संजय झा ताकतवर होंगे, संजय झा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेक बढ़ता जाएगा जेडीयू में, ये माना जा रहा है। और इसीलिए इस फैसले पर सबको ये अचंभित है। नहीं, बड़ी बात आपने कही कि जेडीयू में एक भी नेता पसंद नहीं करता संजय झा को। संजय झा अमित शाह की पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आए हैं जेडीयू में। उनको कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रेशर में है, और नीतीश कुमार, लोग ऐसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड हैं। जो भी कारण है, उनका स्वास्थ्य है, उनकी मनोदिशा है, उनकी बढ़ती उम्र है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल टाइगर यहां आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने लिखी हो, गुजरात में स्क्रिप्ट लिखी गई है या पटना में लिखी, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, ये स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? क्या स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि धीरे धीरे जैसे बुढ़ापा हावी होगा नीतीश कुमार पर, जैसे नवीन पटनायक का जो स्वास्थ्य का हाल हुआ, हालांकि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ हों, हम उसी नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं जो एक फायर ब्रांड लीडर रहा है, हम उसी को देखना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, उम्र है, स्वास्थ्य है, वो हमारे हाथ में नहीं। क्या नीतीश कुमार जैसे जैसे कमजोर होते जाएंगे, शिकंजा अमित शाह और संजय झा का कसता चला जाएगा जेडीयू? और क्या ये जो स्क्रिप्ट है, इसका अंत यही होना है कि जेडीयू फाइनली समा जाएगी भाजपा में? नहीं, अब तो इस फिल्म के क्लाइमैक्स की तरफ हम जा रहे हैं। आप तो बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। पिक्चर का इंटरवल भी हो गया है, अब क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अब तो पिक्चर का इंटरवल तभी हुआ जब ये आरजेडी से बीजेपी के साथ आ गए। अब तो क्लाइमैक्स बचा है, और क्लाइमैक्स विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद देखने को मिलेगा। नीतीश की स्थिति वैसी ही होगी, सिंबल भी चला जाएगा, पार्टी भी चली जाएगी। Zero is going to be zero. Is he going to be zero? Big zero? Yes. शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं, शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बात अलग थी। दोनों फाइटर थे, दोनों ने किसी पैसे की कमी दोनों के पास नहीं थी, और लोगों की सिंपैथी थी। नीतीश कुमार ने बार बार पार्टी बदल के सिंपैथी भी खो दी। नीतीश कुमार ने संजय झा का अध्यक्ष पद बना के इस पार्टी का मार्सिया लिखा है। The obit of the party has been written today. ओके। टाइगर कह रहे हैं कि भाई इसका जो है एक तरह से अंत हो चुका है, और पिक्चर का इंटरवल तब हो गया था जब नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को छोड़कर मोदी का दामन थामा था। जब वो एनडीए में आए थे तभी इंटरवल हो गया था। अब तो पिक्चर एंड की तरफ बढ़ रही है। टाइगर की एक आशंका है, वो ये है कि जेडीयू अब एक तरह से आप समाप्त मानिए। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ अभिषेक आपसे, ये जो 12 सांसद हैं जेडीयू के, क्या संजय झा इनको तोड़कर ले जाएंगे, बीजेपी में मर्ज कर देंगे, या पार्टी में स्प्लिट होगा? क्या आप तो पार्टी के हर विधायक, हर सांसद को जानते हैं, क्या कुछ सांसद ऐसे हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं जो सेकुलर रहेंगे, जो आरएसएस और बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, जो मोदी का विरोध करेंगे और अलग हो जाएंगे? क्या पार्टी में स्प्लिट हो सकता है, या कुछ ऐसा खेल होगा कि सारी पार्टी ही मर्ज हो जाएगी? दीपक जी, एक पॉलिटिशियन अगर कमजोर होता है तो दो तरीकों से होता है, एक जनाधार के लेवल पर और एक विद इन द पार्टी। जनाधार के लेवल पर अगर कोई नेता कमजोर हो जाए तो दोबारा जनाधार वापस आप पा सकता है। इंदिरा गांधी ने भी किया था, हारी थी, खुद भी हारी थी, फिर सत्ता में आ गई थी बड़े बहुमत से। लेकिन विद इन द पार्टी अगर कोई नेता कमजोर हो जाए तो फिर वापसी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। देखना यह है कि नीतीश कुमार विद इन द पार्टी अब तक जो उनकी पोजीशन रही है, कि नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को निपटाया, शरद यादव को निपटाया, आरसीपी सिंह को निपटाया, प्रशांत किशोर को निपटाया, यहां तक कि ललन सिंह को मार्जिनलाइज कर दिया। अब क्या वो संजय झा को मार्जिनलाइज कर पाएंगे? उस परिस्थिति में मार्जिनलाइज कर पाएंगे जिस परिस्थिति में संजय झा को एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बीजेपी का वरदहस्त प्राप्त हो। यह महत्वपूर्ण है कि संजय झा को मार्जिनलाइज करेंगे तो कैसे।
आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि संजय झा की पार्टी पर पकड़ नहीं है, लेकिन सीबीआई ईडी जिसके पास होती है और जिसकी पकड़ चाहे वो बनवा देना चाहे वो बनवा देती है। इसके बेहतर उदाहरण तो टाइगर ही दे सकते हैं कि जिनको कोई पूछता नहीं था पार्टी में, अपने एक सीट के नेता थे, उनके साथ 40-50 विधायक चले गए। ईडी जिन्हें चाहे ताकतवर बना दे, तो क्या संजय झा को भी ताकतवर बना देगी, ये देखा जाना है। और इसी वजह से जनता दल यूनाइटेड के अंदर संजय झा को लेकर एक कंफ्यूजन का माहौल है, एक डर का, राजनीतिक डर का माहौल बना हुआ है। जी, डर का माहौल बना हुआ है। टाइगर, एक चीज यहाँ पर मैं जरूर पूछना चाहूंगा, और हो सकता है मेरा ये अंतिम सवालों में समय भी हो रहा है। मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो देश में नेता जिनकी पार्टी का कोई वली वारिस नहीं है, वही एक वन मैन आर्मी है। और अगर उनकी उम्र हो रही, यानी जो नेता बुजुर्ग हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, उनका वली वारिस नहीं है, ऐसी पार्टियों को हड़पा जा रहा है। गुजरात लॉबी हड़प रही है, जैसे नवीन पटनायक, उनका कोई बेटा नहीं, उनका कोई वली वारिस नहीं, वो कमजोर हो रहे थे शारीरिक रूप से, और एक सही वक्त पे जैसे गर्दन पकड़ ली उनकी, और पार्टी खत्म ही होगी। आपने देखा बीजेडी अब नाम की बीजेडी रह गई। क्या इसी तरह का आलम हम देखेंगे बिहार में, कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, नीतीश कुमार स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी पकड़, जनाधार बिखर रहा है, और जब वो बहुत कमजोर हो जाएंगे तो खत्म, विल ही बिकम पटनायक? देखिए, गांव में एक हाथ गुंडा होता है, वो गांव, उसकी नजर उसी पे रहती है कि ये विधवा है, इसका बेटा बेटा कुछ नहीं है, मर गई, तो तुरंत उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है और बोलता है कि आंटी जी के आखिरी समय में मैंने बहुत मदद की थी और ये घर मेरे नाम लिखवा के गई, कागज बोले बाद में दिखा दो। उसे मालूम है कोई पूछने वाला नहीं। ये उसी मोड़ पे चल रहे हैं। रामविलास पासवान की डेथ होते ही उन्होंने उस पार्टी पे कब्जा कर दिया, फटक करके झपटा मार दिया, पार्टी तोड़ दी। शरद पवार कमजोर होते सी, शरद पवार का वृद्धावस्था है, कमजोर है, उधर पार्टी तोड़ दी। उद्धव ठाकरे की तबीयत सबको पता है। जी हाँ, जब बहुत आईसीयू में थे तब फेल हुआ। आईसीयू जब आईसीयू में उद्धव ठाकरे थे, तब पीठ पे छुरी उनके जो है मारी गई, छुरी मार दी, है ना। वहाँ नवीन पटनायक का भी वही हाल हुआ। जयललिता की डेथ के बाद भी बीजेपी ने वहाँ एआईएडीएमके खत्म हो गई, खत्म हो गई। गेम खेला बीजेपी ने बाकायदा वहां पे, एक धड़े को अपने साथ रखा, शशिकला को अलग किया, बाद में इस धड़े ने समझ में आ गया कि बीजेपी के साथ लॉस होगा तो उन्हें अलग कर दिया। आपको सैकड़ों, नवीन पटनायक का भी ऐसा ही एक बात है। तो ये कुल मिलाकर ये देखिए, ये बहन जी झटपटा रही है। बहन जी ने क्यों फिर आकाश आनंद को अपना वारिस फिर से घोषित कर दिया, या बहन जी मायावती का भी वही हाल हुआ। वही हाल है। तो कुल मिलाकर ये नजर रहती है, कुछ लोगों की नजर रहती है कि बोले ये कौन है, बोले इनका कोई दोनों बुड्ढे है, कोई पीछे नहीं है, तो बोले बीच में अंकल जी की सेवा करते जाओ। मतलब मोदी और शाह से अगर लड़ना है तो सुबह उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, एंड्योरेंस सही करनी पड़ेगी, अपने शरीर को मजबूत रखना पड़ेगा। अगर आप कमजोर हुए, आपको टीबी हुई, आपको कोई बीमारी हुई, आप कमजोर हो गए तो गए। आप ये कहना चाह रहे हैं? आपकी प्रॉपर्टी गई। कमजोर हुए तो प्रॉपर्टी गई, हाथ से सब कुछ चला गया। लास्ट क्वेश्चन अभिषेक कुमार, आपको लगता है कि अभी क्या नीतीश कुमार बाउंस बैक कर सकते हैं? क्या अभी भी कोई स्पेस है जहां वो अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स लेकर लालू के साथ चले जाएं, इंडिया में वापस आ जाएं, उनको लगे कि नहीं ये ऐसी राजनीति उन्होंने कभी नहीं जिंदगी में करी, जो एक बड़ा मुसलमान वोटर नीतीश को मानता है, वोट देता है, उसका ख्याल रखें, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हिंदू मुसलमान जो नहीं करते, एक बड़ा चंक है, उनका ख्याल रख के क्या नीतीश कुमार अभी भी सेकंड थॉट में पाला बदल सकते हैं, या अब वो पूरी तरह से शिकारी के हाथ में है और शिकार पटना से चलकर आज खुद दिल्ली आ गया? दीपक जी, एक दिलचस्प वाकया मैं आज का ही सुनाता हूं। मैं आज गया था जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। वहां जेडीयू के एक सीनियर पॉलिटिशियन मिले, मुख्यमंत्री के करीब बताए जाते हैं नीतीश कुमार। उन्होंने अकेले में ले जाकर एक बात कही। उन्होंने पूछा कि संजय झा को आप लोग ला रहे हैं, क्या इसके खतरे आपको पता है? उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी तो हमें गुड ह्यूमर में रखने दीजिए, हमें जल्द से जल्द चुनाव कराना है। हमारा टारगेट है कि महाराष्ट्र के साथ बिहार का चुनाव हो जाए। अगर चुनाव हो जाते हैं, 85-90 एमएलए आ जाते हैं, फिर कौन बीजेपी, फिर कौन संजय झा? ये बात वो कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा कह रहे थे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। जो लेटेस्ट बाइट है संजय झा की,
उसमें वो जी। कैमरे पर बोल रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है विधानसभा के चुनाव में जो 2025 में होने हैं। आज उन्होंने कहा है 2025 में। बहरहाल आप दोनों लोग आए और आज की बात बड़ी, मैं कहूंगा कि एक त्रासदी भरा एक एंड होते हुए देख रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत नीतीश कुमार की जो जिन पर कभी कलंक नहीं लगा पैसे का, भ्रष्टाचार का, जिनकी छवि कभी परिवारवाद से नहीं जुड़ी, जिनकी छवि सारे के सारे आरोपों से परी थी, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को जिसमें जेपी की झलक दिखती थी, ऐसे नेता का हमने राजनीतिक अंत होके अपने सामने देख रहे हैं। और जिस तरह से आज संजय झा जो आरएसएस और बीजेपी के आदमी हैं और अमित शाह के आदमी माने जाते हैं, उनके हाथ पे पार्टी सौंप दी आज नीतीश कुमार ने। पार्टी में आज कोई बोला नहीं। आज वो जो समाजवादी थे, वो जो जुझारू लोग थे, वो जो सड़कों पर आके आंदोलन करते थे, जो कहते थे सदन नहीं सड़क से राजनीति होती है, आज बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह वो सब कुछ देखते रहे मंच के नीचे से, और जेडीयू संजय झा के हाथ में चली गई। हम उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ परिवर्तन हो, लेकिन अभिषेक कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर नीतीश कुमार हैं वो वही उम्र का पड़ाव है जो नवीन पटनायक का था। टाइगर, अगर आखिरी लाइन आप कुछ कहना चाहते हो, उसके बाद मैं विराम देना चाहता हूं। नहीं, जो अभिषेक कुमार ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि हो सकता है नीतीश कुमार का एक गेम प्लान हो कि इनके साथ मिलके, लेकिन उस गेम प्लान के लिए संजय झा को अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं थी। साथ में तो आप चुनाव लड़ ही रहे थे, आप किसी को भी कास्ट इक्वेशन देख के भी कर सकते थे। अभी क्या हो गया, अध्यक्ष ब्राह्मण को कर दिया, एक मंत्री आपका भूमिहार है, एक पोजीशन पे जो आपने रखा है ठाकुर है, वो विधानसभा राज्यसभा का उपाध्यक्ष, तो पिछड़ों के लिए जगह कहाँ है आपके पास? उसके बाद आपके पास जो विचारधारा के लोग हैं कहाँ जाएंगे? समय जानता है नीतीश कुमार ने जिसको भी दिल्ली भेजा, चाहे वो हरिवंश हो वो मोदी जी के साथ जुड़ गए, चाहे वो आरसीपी सिंह हो वो मोदी के आदमी हो गए, चाहे वो लल्लन सिंह हो जो आजकल कसीदे पढ़ रहे हैं अमित शाह और मोदी के, और चाहे वो संजय झा जिनका रिपोर्ट, जो आदमी दिल्ली भेजे वो मोदी जी के हो गए, जो मोदी जी का ही आदमी आपके पास आ गया वो क्या होगा? जी चलिए, खैर विचित्र राजनीति होने जा रही है, और मैं दोस्तों से सिर्फ यही कहूंगा कि बिहार इज गोइंग टू बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट। बहुत ही दिलचस्प राजनीति होने जा रही है, उतार चढ़ाव की राजनीति होने जा रही है। सिर्फ 1% के चांसेस हैं नीतीश कुमार को, उनका इतिहास देखते, कि क्या वो पलट सकते हैं, क्योंकि पलटने की क्षमता अभी भी उनमें है। क्या वो यू टर्न ले सकते हैं? और अगर वो यू टर्न लेने का उनके अंदर, जी एक पैराग्राफ है आज के राजनीतिक प्रस्ताव में, वो मैंने ट्वीट भी किया है, उसको अंडरलाइन करके, मौन रहकर नीतीश कुमार अपनी ताकत का एहसास कराते रहे हैं और आगे भी करा सकते हैं। चलिए सर, चलिए एक फाइनल वर्ड, पॉजिटिव वर्ड आ गया। अभिषेक कुमार कह रहे हैं कि आज जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें एक लाइन ये भी है कि नीतीश मौन रहकर साधना कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब मौन जीतता है या मोदी जी का चाणक्य जीतता, कौन जीतेगा? टाइगर आप आए, अभिषेक आए, खुलकर बातचीत हुई, एक तस्वीर आपने साफ करी उन लोगों को जो लोग पर्दे के पीछे की राजनीति तक पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि गोदी मीडिया हर संजय झा को छुपाती दबाती है। जब जब अमित शाह कोई पार्टी को कब्जा करने की कोशिश करते तो गोदी मीडिया उस चीज को दिखाती नहीं, सच्चाई को। टाइगर ने और अभिषेक ने आज उस सच्चाई को सामने आप दोनों लोग लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पत्रकारिता आप करते रहिए, बेखौफ, निडर, निष्पक्ष और एक तेवर वाली पत्रकारिता जो जनता देखना चाहती है। टाइगर आपका शुक्रिया, अभिषेक आपका शुक्रिया। अपने दोस्तों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप समय पर आते हैं और बोलते हैं, समय निकालते हैं हमारे लिए। मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।